काने ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाक की आवाज के साथ सांप नीचे गिर गया। आवाज सुन लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ गया। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप को लगा हुआ है। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। वो दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वो हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो ये सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। काना अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो भी उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति न होती तो भी राजकुमारी स्वयंवर की शर्त पूरी न होती। राजकुमारी का पति कौन होगा? जब इसके ऊपर उनमें आपस में सलाह मशवरा हुआ तो राजा को ही चुना गया, क्योंकि ये सारी कहानी ही उससे शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बता कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करूँ इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूँ मेरा खोखला वहम तोड़ने के लिए। काने ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूँ और वैसे भी मेरे दिन अब उस ऊपर वाले को याद करने के हैं। बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लेकर आए। इसलिए शर्त के दृष्टिकोण से देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबने सहर्ष सहमति जताई। लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। राजा सभी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दे खुशी खुशी उनसे विदा लेते हैं। अपने मन में वो अब कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार न करने की शपथ लेते हैं।